जय श्री राम आप सभी लोगों को। अ, ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं उपचाय हाउसेस पे बना रहा हूँ। उपचाय हाउसेस का सिंपल मीनिंग ग्रोथ। उपचाय का सिंपल मीनिंग ग्रोथ होता है कि जैसे जैसे आपका समय निकलेगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी लाइफ की ग्रोथ डिसाइड होती जाएगी। और ये जो उपचाय हाउसेस होते हैं, ये इमीडिएट सक्सेस कभी नहीं देते हैं। इनके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, आपका एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स। और समय के साथ साथ ये ग्रोथ देते जाते हैं। उपचाय हाउसेस होते क्या है, कौन कौन से होते हैं? 3, 6 और 11, ये 3 हाउसेस त्रिसडाय लॉर्ड कहलाते हैं। त्रिसडाय लॉर्ड पराशर जी ने अपने क्लासिक में लिखा है कि 3, 6 और 11 के स्वामी बहुत ही मैलेफिक होते हैं। ये जहां पर भी जाते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब इनके साथ 10th हाउस कनेक्ट होता है तो ये उपचय कहलाता है। बिना 10th हाउस में प्लेनेट हुए कभी भी उपचय अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब भी हमें उपचय को अप्लाई करना है, 10th हाउस में कोई ना कोई ग्रह जरूर रहना चाहिए, चाहे वो राहु और केतु ही क्यों ना हो। मैं यहाँ लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th के स्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 10th हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट होना चाहिए। फिर 3, 6, 11 में कम से कम एक घर में जरूर प्लेनेट हो, तो हम कहेंगे कि उपचाय हाउस को हमें यहाँ कंसिडर करना है। अब थर्ड हाउस बेसिकली होता क्या है, मैं धीरे आपको थर्ड हाउस, 6th, 10th और 11th हाउस के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो थर्ड हाउस मीन्स पराक्रम हाउस। किसी भी चीज को पाने के लिए आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना करेज दिखाते हैं, कितने इनिशिएटिव लेते हैं, कितना आप अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाते हैं, ये निर्भर आपके थर्ड हाउस से करेगा। जितना थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा, ये सारी चीजें उतनी ही आपकी स्ट्रांग होती जाएंगी। 6th हाउस ये आपके डिटर्मिनेशन को दिखाता है, एनिमीज, दैट, कंपटीशन, ये सब भी दिखाता है। मेनली हम यहाँ से डिटर्मिनेशन को देखेंगे कि अगर आपका 6th हाउस बहुत बली है तो आप किसी भी चीज को करने के लिए बहुत डिटरमाइंड होते हैं। और जब आप बहुत डिटरमाइंड होते हैं तो उसको उस काम को अचीव करने का आपके अंदर दम होता है। 10th हाउस बेसिकली आपका स्टेटस, कैरियर, प्रोफेशन को हम देखते हैं। 10th हाउस आपके कर्म होते हैं मेनली। कर्म मीन्स कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए क्या एक्शंस लेते हैं। ऐसा ना हो कि आप सोचते तो रहें पर एक्शंस ना लें, तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेनली 10th हाउस आपके एक्शंस को दिखाते हैं। और 11th हाउस आपकी डिजायर्स को, कि आपको किसी भी चीज के पाने की चाहत कितनी ज्यादा है। तो जब आप किसी भी चीज को पाने के लिए एफर्ट, डिटरमाइंड, आप एक्शंस करते हैं और उसकी चाहत होती है, तो 100% आपको उस घर से रिलेटेड 100% ग्रोथ मिलती है। उपचाय का एक और मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि उपचाय हाउसेस का मीनिंग सक्सेस है। उपचाय हाउसेस का मीनिंग है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो चीजें ग्रो करेंगी। अगर आपकी कुंडली पॉजिटिव कुंडली है तो वहां पर आपकी सक्सेस होगी। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पैसे, नेम, शोहरत, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी। और अगर आपकी कुंडली निगेटिव टेंडेंसी की है तो ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी निगेटिव चीजें, दुराचारी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। कुछ जनरल नेचर जो हमारे उपचाय हाउसेस का होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि उपचाय हाउसेस आपकी ग्रोथ दिखाते हैं। मींस जैसे जैसे आपकी एज होगी, बढ़ती जाएगी, वो हाउसेस आपको ग्रोथ देते जाएंगे। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में जो देखा है उसमें अराउंड 30, 35 के बाद ये काफी अच्छे प्रोमिनेंट रिजल्ट देना शुरू करते हैं। और ये जो हाउसेज हैं, ये आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ मत करें, कुछ एफर्ट नहीं डालें तब भी आपको रिजल्ट देंगे, नहीं, आपको उसके लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये हाउसेस
इनिशियली आपको स्ट्रगल्स या डिलेज देते हैं। डिलेज का मीन्स है कि उन हाउसेस के रिजल्ट आपको बहुत समय के बाद मिलते हैं, पर मिलते जरूर हैं अगर आप कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगाते रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मेलेफिक प्लेनेट यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। वो आपके अंदर चैलेंजेस और कंपटीशन की प्रवृत्ति को डेवलप करते हैं, जो कि किसी भी चीज के पाने के लिए अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, करेज करेज रखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में कुछ भी पाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यहाँ पर मेलेफिक प्लेनेट बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर मेलेफिक प्लेनेट 1, 5, 9 या केंद्र में आ जाए तो मेलेफिक प्लेनेट का काम प्रॉब्लम क्रिएट करना है, आपको स्ट्रगल कराना है। जबकि उपचय हाउसेज में यही प्लेनेट आपके अंदर वो चीजें पॉजिटिव डालते हैं। तो यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि मेलेफिक प्लेनेट उपचय हाउसेज में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो मैंने अभी लास्ट सीट में बताया, उसी का थोड़ा सा और डिफाइन यहाँ पर किया है। जैसे कि मंगल आपको स्ट्रेंथ देते हैं किसी भी फाइट करने की, वो आपके अंदर डिटर्मिनेशन एम्बिशंस क्रिएट करते हैं। तो अगर मंगल 3rd या 6th हाउस में है तो आप किसी भी चीज को पाने की के लिए फाइट करेंगे और यू विल अचीव, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। अब थोड़ा सा हम ये जो उपचय हाउसेज हैं, थर्ड 6th, 10th, 11th, इनके बारे में थोड़ा और डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि थर्ड हाउस से हम पराक्रम को देखते हैं, विल पावर, आपका इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन एंड सिबलिंग। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का मीनिंग मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर पर्सन बोल्ड और एक्शन ओरिएंटेड होता है। कि अगर थर्ड हाउस में मैलिफिक बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस बली है, थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने घर को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बोल्ड होगा, तुरंत इमीडिएट एक्शंस लेगा। इसी तरीके से 6th हाउस बेसिकली आपके डिटर्मिनेशन को दिखाता है, कॉम्पिटिटिव चीजों को दिखाता है, एनिमीज दैट इन चीजों को भी दिखाता है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि अगर 6th हाउस आपका बहुत बली है, मंगल जैसा प्लेनेट अगर 6th हाउस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने एनिमीज को धराशायी कर देगा, कोई भी व्यक्ति उससे जीत नहीं सकता है। इसी तरह से 10th हाउस बेसिकली आपके एक्शंस को दिखाता है, कर्म को, प्रोफेशन, स्टेटस, सोशल रेपुटेशन। तो यहाँ पर बेसिकली 10th हाउस स्ट्रॉन्ग का मीनिंग ये है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, आपको करियर में जरूर सफलता मिलेगी। इसी तरह से 11th हाउस को हम गेन्स हाउस, लाभ हाउस बोलते हैं। यहाँ पर ये अगर 11th हाउस आपका बली है तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जिनके लिए आप बहुत एफर्ट करते हैं, वो आपकी जरूर फुलफिल होंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था इसमें कि जनरली उपचय हाउसेज जो अपने रिजल्ट देते हैं वो अराउंड 30 या 35 के बाद स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपको अपने उपचय हाउसेज के रिजल्ट मिलने प्रतीत होते जाते हैं। एग्जाम्पल्स के पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ उपचय हाउसेज से रिलेटेड। देखिए, मेनली हमको यहाँ पर 4 चीजों पर फोकस करना है। उपचय हाउसेस के स्वामी अगर उपचय में है, उपचय हाउसेस के स्वामी अगर नॉन उपचय हाउसेस में है, या नॉन उपचय के स्वामी अगर नॉन उपचय में है, या नॉन उपचय के स्वामी अगर उपचय में है, तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमारे लिए 3 ही प्रोमिनेंट केस बनते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उपचय का डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉन उपचय का स्वामी अगर नॉन उपचय में जाता है, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो हम जो बचे हुए 3 केसेस हैं उनमें देखते हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अगर उपचय का स्वामी उपचय हाउसेज में जाता है, ये बहुत ही स्ट्रांग माना गया है। वो घर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, और वो प्लेनेट अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत लाभ देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब अगर उपचय का स्वामी नॉन उपचय में जाए तो हमें देखना है कि ये किस तरीके के रिजल्ट देगा। एक एक सूत्र इस कॉन्सेप्ट में जाने के पहले एक सूत्र और हमें देखना होगा
कि शुभ प्लेनेट और अशुभ प्लेनेट, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि शुभ प्लेनेट है वो जीव तत्व को बढ़ाते हैं, और जो अशुभ प्लेनेट है वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम फोर्थ हाउस को कंसीडर करें, तो फोर्थ हाउस का जो जीव तत्व है वो मदर, और जो मैलेफिक तत्व है वो प्रॉपर्टी। अब अगर मैं ये कंसीडर करूं कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में जाता है एज ए बेनिफिक प्लेनेट बन के, तो उपचय का स्वामी नॉन उपचय में जा रहा है बेनिफिक होके, तो चूंकि उपचय का स्वामी त्रिसडाई लॉर्ड भी है 11, तो ये आपको हानि पहुंचाएगा क्योंकि ये उपचय में नहीं गया है। तो 11th लॉर्ड एक शुभ प्लेनेट बन के फोर्थ हाउस में आता है, इसका मतलब माता के लिए तो अच्छा है, पर प्रॉपर्टी में ये आपको प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉब्लम करे, क्रिएट करे। मे बी आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली जाए अगर उस पर कोई जो एस्पेक्ट है, जो कंजंक्शन है, वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं। पर अगर शुभ प्लेनेट है तो 11th का लॉर्ड अगर फोर्थ में आता है, तो ऐसा कई बार देखा गया कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होती है, छिन जाती है, या एटलीस्ट डिस्प्यूट में चली जाती है। अब अगर 11th लॉर्ड का स्वामी एक अशुभ प्लेनेट होके फोर्थ हाउस में आता है, तो चूंकि 11th का लॉर्ड एक मैलेफिक प्लेनेट है, और चूंकि वो एक एक अशुभ प्लेनेट भी है, शनि मंगल राहु केतु जैसा, तो वो आपकी प्रॉपर्टी में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि उसका काम है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बढ़ाना, पर वो आपकी माता की हेल्थ के लिए जरूर हार्मफुल हो सकता है। अब हम लास्ट केस लेते हैं कि एक नॉन उपचाय का स्वामी उपचाय हाउस में जाता है तो क्या होता है। जैसे कि मैं ये एक एग्जांपल लेता हूं कि फिफ्थ लॉर्ड का स्वामी अगर शुक्र है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र है और वो 10th हाउस में चला जाता है, तो नॉन उपचाय का स्वामी अगर उपचाय में गया तो उसने अपने घर की तो वृद्धि की, मतलब फिफ्थ हाउस आपका ग्रो करेगा, आपके बच्चे, आपकी इंटेलिजेंस, इन चीजों को तो अच्छा करेगा। लेकिन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 10th में गया जो कि अपने से सिक्स्थ है, तो इसका मतलब है कि जो वीनस के कारकत्व है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को वीनस लिया, उसमें उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यक्ति को वीनस के कारकत्व से रिलेटेड सफर करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और सूत्र हैं जो क्लासिक से पढ़े गए हैं, जो मैंने क्लासिक से देखे हैं। जैसे कि अगर उपचाय हाउसेज में केवल बेनिफिक प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट मींस जुपिटर, वीनस, मरकरी, और अगर फर्स्ट हाउस या 10th हाउस में मैलेफिक प्लेनेट है, मींस सारे उपचाय हाउसेज में बेनिफिक प्लेनेट है और फर्स्ट या 10th हाउस में मैलेफिक प्लेनेट है, ऐसा व्यक्ति राजा होता है, उसके आगे कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी चीज के जो बेनिफिक प्लेनेट होते हैं वो हमेशा उस चीज की वृद्धि करते हैं। किसी भी घर में अगर बेनिफिक प्लेनेट है, उनका काम है उस घर के कारकत्तों में वृद्धि करना, और अगर उस घर का स्वामी स्वयं उसको देख ले या बैठ जाए या और उसके साथ शुभ संबंध हो, तो ये चीजें भी उस घर की वृद्धि को दिखाती हैं। तो जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, सारे उपचाय हाउसेज में बेनिफिक प्लेनेट है, मतलब थर्ड, सिक्स, 10th और 11th, इनकी चीजें आपको इजीली मिलेंगी। और चूंकि फर्स्ट या 10th में मैंने मैलेफिक बोला, मतलब व्यक्ति के अंदर वो वाली सारे एट्रीब्यूट भी होंगे जो कि दूसरों को, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, उनको खत्म कर दें, क्योंकि वो एक राजा की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले भी है, कुछ और सूत्र भी है। जैसे कि किसी भी घर को अगर मैं कंसीडर करूं, अगर उसका स्वामी उपचय में चला जाए और उस घर का कारक भी उपचय में चला जाए, तो वो घर बहुत प्रॉस्पेरस करता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 3, 6, 10, 11 किसी भी एक घर में चला जाए, और फर्स्ट हाउस का जो कारक होता है वो सन होता है, वो भी 3, 6, 10, 11 में किसी भी घर में चला जाए, ऐसे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट हाउस के कारकत्व की वृद्धि होगी। अब हम वो प्लेनेट कौन है, कहाँ पे एग्जैक्टली जाता है, शुभ है अशुभ प्लेनेट बन के जाता है,
उनके बेसिस पर फर्स्ट हाउस की क्या क्या चीजें बढ़ेंगी वो हमको समग्रता में देखना होगा। इसी तरीके से ये जो उपचय हाउसेज हैं, इनसे बेसिकली हम वृद्धि को देखते हैं। तो अगर सेकंड हाउस का स्वामी उपचय में चला जाए और उसका कारक तत्व जो कि जुपिटर है वो भी अगर चला जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति का सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, उसका परिवार, उसका धन काफी अच्छा है। अब अगर कुंडली में उपचय हाउसेज बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कि अगर लग्नेश चंद्रमा से उपचय में चला जाए और चंद्रमा जहां पर बैठा है उसका स्वामी वो लगन से उपचय में चला जाए, तो जो आपकी कुंडली में प्रोमिसेस हैं अच्छी या बुरी, वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, वो मैनीफोल्ड हो जाती हैं। तो हम जब किसी की कुंडली देखेंगे, मान लो उसमें ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति धनी है, और अगर हमें ये फॉर्म चीज उसमें दिख जाती है कि लग्नेश चंद्रमा से उपचय में और चंद्रमा का स्वामी मीन्स चंद्रेश लगन से उपचय में चला जाता है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये इस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन होगा। इस तरह के कुछ कुछ फॉर्मूले जो हैं, जो मैंने एक्सप्लेन करे। अब हम कुछ कुंडली पर प्रकाश डालते हैं। ये हमारे गुरुदेव श्री बीपी गोयल जी की कुंडली है। आप देखेंगे इनके सारे उपचार हाउसेज में प्लैनेट है। थर्ड हाउस में जुपिटर, सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा, टेंथ हाउस में वीनस, मरकरी, मार्स, सन, इलेवेंथ हाउस में। तो मतलब इनकी कुंडली अगर पॉजिटिव ट्रेड की तरफ है, तो ये बहुत, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि बीबी गोयल सर एस्ट्रोलॉजी के भगवान है। तो देखिए जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उनका नेम फेम प्रसिद्धि एस्ट्रोलॉजी हर चीज बहुत ग्रो कर रही है। अब जैसे मैंने इसमें एक डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी और उसका कारक उपचय में चला जाए, तो वो घर को बहुत प्रॉस्परस करता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट हाउस का स्वामी मरकरी बनता है, वो टेंथ हाउस में है मीन्स उपचय में गया, और फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य जो कि 11th में गया मीन्स फर्स्ट हाउस की बहुत वृद्धि कर दी। नेम फेम, आयु, इन सब चीजों को बहुत अच्छा किया। जबकि आप देखेंगे शनि और राहु जैसे प्लेनेट हैं जो कि बहुत ही मैलेफिक प्लेनेट हैं, और जनरली हमने ये देखा है कि जहां पर भी मैलेफिक रहते हैं अपार्ट फ्रॉम उपचय हाउस, वहां पर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर देते हैं। उसके बावजूद सर का बहुत ही अच्छा रहा है। सेकेंड हाउस, अगर अब हम सेकेंड हाउस को देखें, तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा वो उपचय में गया, और सेकंड हाउस का कारक वीनस जो कि उपचय में गया, तो सेकंड हाउस की भी कितनी वृद्धि करी। सर के फैमिली भी अच्छी है, काफी भाई बहन भी हैं, और धन दौलत भी। इस तरीके से हम देखते हैं कि उपचय हाउसेस की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। अब अगर हम इसमें वो वाला सूत्र देखने की कोशिश करें कि लग्नेश चंद्रमा से और चंद्रेश लगन से कहाँ गए हैं, तो देखिए यहाँ पर लग्नेश बनते हैं मरकरी। मरकरी चंद्रमा से पंचम में गए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगता है। अगर ये चीजें भी लग जाती, तो ये जो सर की प्रोमिसेस हैं वो बहुत मैनीफोल्ड बढ़ जाती हैं। अब कुछ लोगों की कुंडली में लगन से उपचय हाउसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि उपचय हाउसेस तभी इंपॉर्टेंट होंगे जब टेंथ हाउस में प्लेनेट है। तो कुछ हम इस उपचय को लगन से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से भी देख सकते हैं। अगर चंद्रमा से उपचय बन रहा, तो हम ये कहेंगे यही सेम प्रॉमिस वहां पर भी है, वो भी उसकी ग्रोथ के लिए कारक बनेंगे। थोड़ा मेंटल लेवल पर हम और चीजों को देखेंगे कि वो मन से बहुत स्ट्रांग होगा अगर ये प्रोमिसेस मिलते हैं। जो एक और उपचय हाउसेस को हम देखते हैं जो कि काल पुरुष उपचय कहलाता है। काल पुरुष में अगर आप देखेंगे तो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, 11th हाउस, इनके स्वामी मरकरी और शनि बनते हैं। तो अगर मरकरी और शनि का आपस में कोई रिलेशन है, ये बहुत अच्छा मानते हैं। और जिस जिस कुंडली में भी काल पुरुष उपचय मिलता है, वो उसको
प्रोग्रेस जरूर देते हैं उनको, नेम फेम चीजों, इन चीजों की तरफ काफी अच्छा मिलता है। एक जगह मैंने ये पढ़ा भी था, किसी घर पर अगर शनि और मरकरी का प्रभाव हो तो वो घर काफी प्रॉस्परस करता है। अब मुझे लगता है शायद ये रीजन की वजह से ही मैंने वो पढ़ा होगा। तो जिस घर पर भी शनि और मरकरी, इन दोनों का प्रभाव हो, वो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम कुछ चार्ट, एक एक लास्ट चार्ट और देखते हैं, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी की कुंडली है। इन्हीं सारे फॉर्मूलों को अगर हम उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि मरकरी लगन की कुंडलियों में मंगल को बहुत ही खराब प्लेनेट माना गया है। मंगल बुध का सबसे बड़ा शत्रु है। और अचंभा देखिए कि नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तब मंगल की दशा चल रही थी। आप देखिए कि जो अभी हमने डिस्कस किया है, वो मंगल ने कितने अच्छे से रिजल्ट को प्रमोट किया है। आप देखिए, मंगल यहाँ पर थर्ड लॉर्ड है, राइट। थर्ड लॉर्ड होकर वो 10th में है, मतलब कि एक उपचय का स्वामी दूसरे उपचय में गया है। और बेस्ट पार्ट यह है कि उसमें मरकरी, जो कि खुद एक उपचय का स्वामी है, 10th हाउस का लॉर्ड, तो जब भी किसी एक उपचय के स्वामी का किसी दूसरे उपचय के स्वामी से रिलेशन बनता है, ये बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं। या स्वामी की दृष्टि किसी दूसरे उपचय के उपचय हाउसेस पर हो, तो ये उस घर के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, उस घर की काफी प्रोग्रेस होती है। तो मंगल की दशा, जबकि अगर साधारण तरीके से हम देखें तो एज ए थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर उपचय के जो हमने उपचय के जो सूत्र हमने देखे, उनको यहाँ अप्लाई किया, तो मंगल की दशा ने श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक मैं विपरीत राजयोग का सोच रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और लगता हो तो प्लीज पिंग करें। धन्यवाद। थैंक यू।